ब्राह्मणवादी शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि कुछ इंसान पेट से नहीं मुंह से पैदा होते थे। लिखा है ना कि मुखात जाए तो ब्राह्मण, बाहुर्न्या तू क्षत्रिया। अब क्या करें भाई, लिटरेचर तुम्हें माने इसको, हम नहीं मानेंगे। नहीं माने, ये इसको मान लें। ये देश के अरे भाई, दुनिया में इंसान पाए जाते हैं, दुनिया में कहीं कोई इंसान मुंह से नहीं पैदा होता है, कोई जीव मुंह से नहीं पैदा होता है। लेकिन तुमने ऐसा साहित्य लिख दिया, इनको टेलरिंग आती नहीं है, कपड़ा बुनना आता नहीं है, बाल काटना आता नहीं, ताड़ पे चढ़ना आता नहीं, ताड़ी उतारना आता नहीं है, नाव चलाना आता नहीं, मछली पकड़ना आता नहीं, खेती बाड़ी करना आता नहीं है, ऊसर बंजर जमीन को उर्वरक जमीन बनाना आता नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई टैलेंट ही नहीं है। सिर्फ गाल बजाना टैलेंट है, सिर्फ गाल बजाना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे साथ जेएनयू के छात्र मुलायम सिंह यादव हैं। इनसे कई सवालों पर मैं बात कर रहा हूं, वो सवाल जो अमूमन जेएनयू छात्रों पर उठते रहते हैं। मुलायम सिंह यादव, सबसे पहले तो वो सवाल जो लगता है कि आपको एक टैग लग गया है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है और जेएनयू में पलती है, कैसे सफाई देंगे इस चीज़ को जो इतना गंभीर आरोप आप पर लगता है? देखिए, जो जेएनयू की टैगिंग है, टैगिंग कोई नई नहीं है, इसकी परंपरा बहुत पुरानी है। अगर कोई महिला, जब भी इतिहास में आप जाइए, जब भी अपनी स्वतंत्रता की बात की है, अपनी आज़ादी की बात की है, अपने अधिकारों की बात की है, तो महिला पर क्या टैगिंग है कि बदचलन है, उल्टा है, चरित्रहीन है, समाज के ऑर्डर को नहीं मानती, पति की सेवा नहीं करती है, समाज घर परिवार के जो बड़े बुजुर्गों का कहा नहीं मानती है। तो आप उनकी बात नहीं करिएगा, जैसा वो नरेटिव देना चाहते हैं, तो आप जो है टैगिंग के शिकार होंगे। और ये टैगिंग ब्राह्मणवाद की एक उपज है, ये सदियों से चली आ रही है। तमाम सारी जातियों को भी इन्होंने टैगिंग करके रखा है। मसलन जितनी किंवदंतियां बनाई हैं, सब जातियों पर बनाई हैं। तेली, जिस जात से मोदी हैं, तेली का सुबह नहीं, मोदी खुद बोलते हैं। जैसे अमित शाह झारखंड रैली में बोले कि भाई मैं बनिया हूँ, हमको पता है इतने कम लोगों से वोट नहीं जीत नहीं पाएंगे। मैं रेफरेंस से बात कर रहा हूँ आपको। खुद वो बोलते हैं कि मैं बनिया हूँ, मैं नीच हूँ, मैं तो ओबीसी हूँ। तो कहते हैं कि ब्राह्मणवादी किंवदंतियों में ये बात समाज में फेमस है कि तेली का मुँह देख लो सुबह तो आपका दिन पूरा नहीं होगा, कुछ न कुछ अशुभ जरूर होगा। किस जातियों पर? किसी का दिमाग घुटने में होता है, किसी का किसी टोले से निकलोगे तो तुम्हारा दिन खराब हो जाएगा, मंगलवार को इधर जाओगे तो खतरा ही खतरा है, सोमवार को पूरब जाओगे तो खतरा ही खतरा है, एक्सीडेंट हो जाएगा, काली बिल्ली रास्ता डांक जाएगी तो एक्सीडेंट होना ही होना है। नहीं तो इनसे सुन, ये मैं कह रहा हूँ कि ये टैगिंग कोई नई नहीं है। आप जेएनयू एक अलग तरीके की टैगिंग का शिकार है। आप कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े पढ़े लिखे। अब सवाल ये है कि अगर पढ़ा लिखा आदमी इस सब चीज़ों को मानेगा नहीं तो इनका क्रिया व्यापार तो चलेगा नहीं, कूप मंडूकता चलेगी नहीं, अंधविश्वास चलेगा नहीं, इनकी जो पूरी जो सांस्कृतिक हेजेमनी है समाज में वो चलेगी नहीं। ये आरोप है कि इन्होंने हिंदू संस्कृति को ही ठप कर बर्बाद कर दिया। अरे हिंदू को नाम को क्या होता है भाई, जातियों का देश है ये जातियों के एक समूह है। हर आदमी को पैदा होता है, हिंदू नहीं पैदा होता, एक जात पैदा होती है, उसका रिलेशन, रोटी बेटी, मरनी करनी, शादी ब्याह सब एक जात में होता है, कोई अलग नहीं होता है। तो कहते हैं इंसान पैदा होता है, जातिवाद में आती है। अरे तो कुछ तो ब्राह्मणवादी शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि कुछ इंसान पेट से नहीं मुंह से पैदा होते थे। लिखा है ना कि मुखात जाए तो ब्राह्मण, बाहुर्न्या तू क्षत्रिया। अब क्या करें भाई, लिटरेचर तुम्हें माने इसको, हम नहीं मानेंगे। नहीं माने, ये इसको मान लें। ये देश के अरे भाई, दुनिया में इंसान पाए जाते हैं, दुनिया में कहीं कोई इंसान मुंह से नहीं पैदा होता है, कोई जीव मुंह से नहीं पैदा होता है। लेकिन तुमने ऐसा साहित्य लिख दिया कि मुंह से पैदा होते हैं जनाब। ये कौन सा साहित्य है? एक बात ये। दूसरा, हिंदू, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज तक इस देश के अंदर चमरौटी और बभनौटी में कोई समरसता नहीं है, कोई एकता नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है। तो तुम किस हिंदू की बात कर रहे हो? कोई रोटी बेटी का संबंध नहीं है। तो ये हमको पता नहीं कि ब्राह्मणवाद किस धूर्तता के साथ काम करता है। जब इलेक्शन आएगा, वोट लेना होगा, हिंदू हिंदू हिंदू, और उसके बाद मार के यूं नाम चमड़ी खींच लेगा।
ऊना में वो सब गलत है कि साहब हिंदू इतना। अरे भाई ये इनका कहाँ, देखो अल्टीमेटली चट्टी चौराहे बैठ के गाल बजाता कौन रहा है। अब ट्रेडिशन देखिए ना, कोई नहीं, समाज का कोई आदमी नहीं बोलता। यही पुराण बाँचते थे, यही उपनिषद बाँचते थे, यही कथा बाँचते थे, यही पंडिताई सारा काम धंधा कुकर्म यही करते थे। बाकी कोई तो बोलता ही नहीं था, सब सुनता था। आया कथा हुई, सुना, झाड़ चल गया, कोई मतलब नहीं। संस्कृत श्लोक पढ़ा, उसको समझ में नहीं आया। तो जेएनयू के छात्र क्या उस संस्कृति को बिल्कुल बेकार? संस्कृति, मैं ब्राह्मणवादी संस्कृति को हम क्यों मानेंगे भाई? हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम कृषक संस्कृति के वाक, हम श्रमजीवी परंपरा से आते हैं। बिना मतलब इस देश में सबसे बड़ा जो छोटू राम ने डिवीजन किया है, क्लास फॉर्मेशन, कमेरा और लुटेरा। तो एक वर्ग है जो 90% जो काम करके खाता है, यानी कि आप देखिए कि बिना मेहनत के, बिना श्रम के वो कभी भी नहीं रहा है। एक है जो उसके श्रमों पर, इन कमेरों के श्रमों पर कई नस्लें पलती आ रही हैं, कई पुश्तें उनकी पड़ती आ रही। जमींदारी प्रथा से पहले जमींदार खेत में काम करता था। हाँ, जगदेव बाबू ने कहा कि अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में, अब काले कलूटे ही नहीं खेत में पानी में पटाएंगे, वो धान रोपनी नहीं करेंगे, अब गोरी गोरी कलैया भी कादों में घुसेंगी। नहीं घुसती थी पहले, डेमोक्रेसी आ गई, देश बदल गया, समता आ गई। अब गोरी कलैया भी जो है धान लगाएंगी, कादों में घुसेंगी, उनका भी पैर सड़ेगा, केचुआ उनको भी काटेंगे पैर में, समझे। खा करके गुटुर गुटुर बैठ कर जो है घर में, अब ये नहीं चलेगा। इसलिए बाबा जगदेव बाबू कहते थे अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में, इसलिए अब तुम हमारे श्रम पर ज़्यादा दिन तक पलने वाले नहीं हैं, तुमको भी खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। तुम देश के परजीवी रहे हो, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात सबसे बड़े विद्वान फिलोसफर डीपी चट्टोपाध्याय ने लिखी है, अपनी किताबों में लिखी है। वो लोग पैरासाइट टर्म्स यूज किया है उन्होंने। वो कह रहे, वो दीमक आपको बताते हैं कि वो क्या आप लोग दीमक हैं जो देश को खा रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ दीमक इस देश की परजीवी हैं, जो दूसरे के श्रम पे पलते आ रहे हैं। इनको टेलरिंग आती नहीं है, कपड़ा बुनना आता नहीं है, बाल काटना आता नहीं, ताड़ पे चढ़ना आता नहीं, ताड़ी उतारना आता नहीं है, नाव चलाना आता नहीं, मछली पकड़ना आता नहीं, खेती बाड़ी करना आता नहीं है, ऊसर बंजर जमीन को उर्वरक जमीन बनाना आता नहीं, क्योंकि इनके पास कोई टैलेंट ही नहीं है, सिर्फ गाल बजाना टैलेंट है, सिर्फ गाल बजाना। किताब देख के पढ़ना आता है, गाल बजाना, गलत सलत पढ़ना। मतलब ये गाल बजाओगे। मैंने इस देश के जो 90% कमेरे हैं, जो बहुजन हैं, अब इनके गाल बजाने की परंपरा का बहिष्कार कर दिए हैं, इनकी सुनना बंद कर दिए हैं। और पहली बार महिलाएं, जितने भी सोशल ऑपरेस्ड कम्युनिटियां हैं, आइडेंटिटीज हैं, सबने कहा बस करो, बहुत बोल चुके, अब मेरी सुनो। कई सालों से तुम्हारा सुनते आ रहे हैं, अब तुम्हारा सुनना बंद, बहुत तुम्हारा ज्ञान अपने पास रखो, तुम्हारा नहीं सुनना है हमको। जो हम कह रहे हैं, ये देश जो है रात दिन, जो देश का जो संकल्पना बनती है वो श्रम से बनती है, मेहनत से बनती है। एक दिन ये सड़कें साफ ना करने वाले बैठ जाए ना, तो तुम नाक दबा कर किसी सड़क से निकलोगे, तुम रहना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। तुम अपना संडास तक भी साफ नहीं करते तो दूसरों से साफ करवाते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है, लड़ाई ऊंच नीच और भेदभाव और गैर बराबरी के खिलाफ है। और सीए जो कानून है वो गैर बराबरी कहता है। तुम मजहब के नाम पर दूसरे को अदराइज कर रहे हो। हम कह रहे हैं कि हम मजहब नहीं, हम इंसान देख रहे हैं। इंसान चाहे किसी मजहब को, हम सबको अपनाएंगे, लेकिन कह रहे नहीं फलाने मजहब का है तो नहीं अपनाएंगे। यहाँ आप इतनी समझदारी की बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इनको समझ नहीं है, जो लोग विरोध कर रहे हैं सीए। अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना, इन जो है कूप मंडूकों को यही तो समस्या है कि इनके सामने जो है कूप मंडूक बने रहो तो सही है। समझदारी की बात कह दोगे तो मैं कोई अलग बात नहीं कह रहा भाई, मैं तो जितना शास्त्रों पुराणों में जो लिखा है वही बात तो मैं कह रहा हूँ। मैं कोई अलग बात तो कह नहीं रहा हूँ। मैं कोई अलग बात इनसे कोई कहूँ कि भाई अलग बात कह रहा हूँ। मैं जो इन्होंने अपना साहित्य लिखा मैं उसी की बात करता हूँ इनसे। तो मैं कह रहा हूँ कि जो पढ़ा लिखा, मैं बार बार इनके लिटरेचर से सॉर्ट करता हूँ कि क्या दिक्कत थी इनको जो है उससे संभूक से। संभूक ने वर्ण व्यवस्था का ही तो विरोध किया था। तपस्या क्या होती है? पढ़ना लिखना ही तपस्या था, क्योंकि तब पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो क्या लिखा कि संभूक के तपस्या करने से एक ब्राह्मण मर गया। कैसे मर सकता है एक ब्राह्मण? मर
सकता है क्या कोई ब्राह्मण किसी के पढ़ने लिखने से, किसी की तार्किक बातें करने से? नहीं मर सकता ना। लेकिन अपने साहित्य में उसको लिखा इन लोगों ने कि जाओ उसकी हत्या कर दो। पहले डिबेट किए, और मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि 550 साल पहले जा करके, जब नेशन स्टेट की कल्पना नहीं थी, तब तुम 550 साल जाकर बाबरी मस्जिद पर डिस्कोर्स ले आकर के उस पर न्याय सुना रहे हो, तो तुम और पहले जो एक दूसरी सदी में क्यों नहीं जाओगे जहाँ शंभू की हत्या हुई थी? तुम जा करके जो है राम उसको जब गाली दे रहा था, तो आज तुमको उस कॉन्सेप्ट में जब हम लाऊंगा, तो राम तो लीगल एंटिटी जो है, वकील हैं, सब जानते हैं। अब राम जो मिथ्या का पार्ट नहीं रहा, अभी हम लोग उसको जो है साहित्य में पढ़ते थे, एक महाकाव्यों का एक हिस्सा था, एक नायक था। अब वो लीगल एंटिटी बन गया, तो उस पर सवाल अब लीगल टर्म से खड़े होंगे कि उसने शंभू की हत्या क्यों की। SC/ST एक्ट लगेगा उस पर। गाली दी तुमने, अनपार्लियामेंट्री शब्द यूज किया उसने, लगेगा भाई, ये सवाल आएगा। अब जब तक मिथ का पार्ट था तब तक ठीक था। ठीक है, राम है, कृष्ण है, सब कुछ है, मिथ का है, फिक्शन से लिखे जाते हैं, नोवेल से लिखे जाते हैं, समस्याओं पर चलता है। लेकिन जब तुमने 550 साल जा करके उस पर फैसला नेशन स्टेट में सुना रहे हो, तो फिर ये फैसला लड़ाई और आगे जाएगी। फिर आर्यन अरानियन का डिस्कोर्स भी आएगा कि तुम जो है बता रहे हो कौन नागरिक है, तो सबसे पहले आया कौन? वो आप तो उन्हीं विदेशी बताने लगते हैं। जाहिर से शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, ये तो हिस्ट्री का पार्ट है ना, हम कोई नई बात तो नहीं कह रहे हैं। आर्य भी आए, राहुल सांकृत्यायन ने लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, जो है D.D. कौशाम्बी ने लिखा, समझे, R.S. शर्मा ने लिखा, D.N. झा ने लिखा, सारे हिस्टोरियन ने लिखा, रोमिला थापर ने लिखा। अब सारे हिस्टोरियन को सबने आर्यन थ्योरी पे लिखी, सबने आर्यों की बात की, विदेशी हैं, इन्वेडर हैं, इस देश में आए। लेकिन हमने उनका भी प्रतिरोध नहीं किया। वो आए, लड़े झगड़े, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई रह जाओ। शक आए, हूड़ आए, कुषाण आए, सब चंगेज आए, लूटे चले गए, गोरी आया, लूटा चला। लेकिन तुम कौन होते हो कि जो सदियों से 4000 साल से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उसको बता रहे हो आप जो है ना, तुम नागरिकता प्रूव करो। तो नागरिकता का कट ऑफ जो है हम वहाँ तक ले जाएंगे कि सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले वो निकले, उसका कंसंट्रेशन कायम बनेगा। कैसे साबित होगा? नहीं, कैसे साबित होगा? जैसे तुम साबित करो किसकी नस्लें यहाँ रहती आ रही हैं। तो मैं अमित शाह से पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी पुश्तों का इस ज़मीन से क्या रिश्ता है? क्या तुमने इस ज़मीन में एक ढेला भी उठाया है? इस ज़मीन में एक श्रम में तुम्हारा एक रंच मात्र का भी स्पेस है, योगदान है इस देश की श्रमिक व्यवस्था में? तुम करते क्या हो? तुम कुछ नहीं करते थे तो खाते कैसे थे? जब तुम जो है खेत बाड़ी करते नहीं थे, गाय भैंस चराते नहीं थे, भेड़ बकरी चराते नहीं थे, तुम जो है मफलर पहनते हो, स्वेटर पहनते हो, ऊनी। ऊन काटता कौन है? वो OBC काटता है, और इतना स्किल्ड कास्ट है वो कि ऊन जो है भेड़ के खाल के ऊपर से उसका बाल काट लिया जाता है, उसकी स्किल भी नहीं कटती है। इतना स्किल्ड कास्ट को तुम जो है के श्रम पर उसके बनाए हुए ऊनों को पहन करके तुम अपनी ज़िंदगी विशाल काय बने हुए हो। तुम्हारा कोई इस देश की धरती से कोई संबंध नहीं है, इसके लेबर रिलेशन से कोई संबंध नहीं है। तुम इस देश के जो परजीवी तबके से आते हो, जो इनके श्रमजीवियों के श्रम पर पलते आ रहे हो। एक ढेला भी तुमने खेत में नहीं उठाया, तुमको गेहूं और घोरजाई का अंतर भी नहीं मालूम है। तुम बता रहे हो कौन देश का नागरिक है? अरे हमने बंजर ज़मीनों को जो है उर्वरक ज़मीनें बनाई हैं, हमने जो है पेड़ों के लकड़ियों से घरे मकान और जो कुर्सी मेज बनाए हैं, जिस पर तुम बैठ कर बकलोली कर रहे हो। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो टैगिंग है कोई नई नहीं है। इस देश में एक तबका है जो गाल बजा करके अपना पेट पालता आ रहा है, और इस देश का 99% 95% तबका है जो इस देश की मिट्टी में अपना श्रम मिलाया, अपना पसीना मिलाया है, और इस देश को हर दिन बनाता है। इस देश के जो संकल्पना है, जो खूबसूरती है, इस देश का निर्माण वो हर दिन करता है। इतने भवनें हैं, भवन, अरे तुमको तो मिस्त्री गिरी भी नहीं आती, तुमको तो ईंटा पाथना भी नहीं आता, तुमको तो भट्ठे में ईंटा कैसे पकता है इसके भी नहीं, इसकी भी स्किल नहीं है। तुम अनस्किल्ड परजीवी हो, अनस्किल्ड परजीवी, इसलिए तुमको दिक्कत है। अमित शाह ने पूछा था तुम्हारी 2 पुश्तें क्या करती थी, 3 पुश्तें क्या करती थी, बताओ क्या आता था तुमको? कैसे तुम्हारा रोटी चलता था? कहाँ तुम खेती बाड़ी करते थे? कहाँ किस दर्जी का कपड़ा पहना हुआ तुम सीते थे? भाई दर्जी टेलर तुम्हारा कपड़ा काट के सिल कर न देता तो तुम उघार घूमते होते, नंगे घूम रहे होते। जंघिया भी सिलना तुमको नहीं आता है, तुम नंगे हो, तुम्हारी नंगाई कोई एक्सपोज नहीं कर रहा, इसलिए तुम जो है आज बकैती कर रहे हो।
समझे। तो ये लड़ाई जो है वही परजीवी वर्सेस कमेरों का है, श्रमजीवियों का है। और इस देश के 90% श्रमजीवियों से उनके श्रम का इतिहास मांगा जा रहा है। श्रम का इतिहास बता रहा है कि तुम यहीं को हो कि नहीं हो। ये कैसे प्रूव करोगे भाई। तो जेएनयू का जो जेएनयू इसलिए कि आप रेशनल सवाल उठाओगे, तार्किक सवाल उठाओगे। जैसे मान लीजिए सीए का कानून है, इसकी पेचीदगियों के बारे में बहुत सारे आम जनमानस को नहीं मालूम है। 31 दिसंबर 2014 तक तुमने कट ऑफ तय की है, उतने तक जो आया है बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानी, उसको हम नागरिकता देंगे। तो 31 दिसंबर 2014 के बाद जो आएगा उसको क्या गला घोंट दोगे? क्या फिर इसी कानून में संशोधन करोगे? 31 दिसंबर हमारे साथ जो है हमारे लॉयर बिरादरी के लोग हैं, 31 दिसंबर 2014 के बाद कोई अफगानी, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी आएगा शरण मांगने के लिए, तो तुम बोलोगे कि हम इसको शरण नहीं देंगे, हम इसका गला काट देंगे। क्या करोगे तुम उसका? इसके अलावा 7 नेबरिंग कंट्री है। तुम्हारे दिमाग में 3 ही कंट्री कैसे आ गई? सपना आया था? कहाँ से तुमको तीन का तिकड़म आ गया? 3 का तिकड़म कहाँ से आया? ये 3 का तिकड़म इनके जो है जाति और मजहबी घृणा से आया है। इनके जाति और मजहबी घृणा जो सदियों से उन्हें नफरत भरी है, वो नफरत इनके कानून में भी दिख रहा है। बांग्लादेश का जो है मुसलमान आएगा या हिंदू आएगा तो तुम उसको नागरिकता नहीं दोगे। इसका श्रीलंका का, म्यांमार का नहीं दोगे तुम। तो इनको खुद ही नहीं पता है कि क्या करें, लेकिन इनको एक चीज़ पता है कि इससे वोट आएगा, इसलिए इन परजीवी जमातों को सारा तिकड़म चल रहा है। और इस तिकड़म को आज हर फ्रंट पर लॉयर बिरादरी, एकेडमिया और छात्र समुदाय और जो मजदूर, किसान, गली गली मोहल्ले में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। जो पढ़ा लिखा तबका है, पढ़ा लिखा तबकों से इनकी दिक्कत है, क्योंकि पढ़ा लिखा तबका इनकी महीनी बारीकी कुकर्मों को जानता है, वही इनको एक्सपोज भी कर रहा है। इसलिए इनको पढ़े लिखों को अर्बन नक्सल बोल रहे हैं, पढ़े लिखों को जो है टुकड़े टुकड़े बोल रहे हैं। पढ़े लिखों को, चंद पढ़े लिखे लोग, सबको पता गाँव में सब शिक्षा, बड़ी शिक्षा, हायर एजुकेशन नहीं ले पाता है। गरीबी है, भूखमरी है, मुफलिसी है, सबको बेहतर शिक्षा नहीं मिले। और जेएनयू की जो लड़ाई थी कि इस देश का चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, शिक्षा से किसी को मरहूम न रखा जाए। किसी के पास हजारों करोड़ों की संपत्ति हो फिर भी उसको फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गरीब एक अमीर एक साथ उसको शिक्षा का अधिकार है, और बेसिक अधिकार है। इसलिए जेएनयू की लड़ाई है एजुकेशन फॉर ऑल, सबको शिक्षा मिले भाई। उसके बाद गरीबी अमीरी कौन, उसका तुम स्क्रूटनी करते रहो, कितना संपत्ति उसकी तुम कुड़की करो, सीलिंग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन गरीब का बच्चा भी गोयनकाम पढ़े, गरीब की बच्चा भी जो है जाए डीपीएस में पढ़े, गरीब के बच्चा भी गलगोटिया एमईटी में जाकर पढ़े, इतनी तो होनी ही चाहिए यार। ये तो कोई गरीब और अमीर भी नहीं बोलेगा। हाँ, लेकिन अमीरों को दिक्कत है क्योंकि वो अपने बच्चों को गरीबों के साथ मिंगल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि फिर उनके स्टेटस खत्म हो जाएगा ना। तो हायरार्की बना कर रखना है। तो ये हायरार्की बनाम इक्वलिटी की लड़ाई है, और ये सीएनआरसी में दिख रहा है।